वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम संडे के दिन आपको एक बुक उपलब्ध हमारा राजस्थान अध्ययन की बुक की चर्चा होती है। तो आज आरबीएसई बोर्ड बुक की जो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की बुक है उसके पूरे क्वेश्चन जितने भी एक से लेकर जितने भी उसमें अध्याय हैं 10 से 12 उसका पूरा निचोड़ आपको मिल रहा है। क्योंकि आपने पिछले कुछ एग्जाम देखे हैं राजस्थान के, तो उसमें सारे ये अधीनस्थ जो आरबीएससी की बुक है वहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो आज हम निचोड़ बात करेंगे। उससे पहले आपको कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 6 और आज हम कक्षा 10 की बुक का रिवीजन कर रहे हैं। तो एक ही क्लास में पूरी पुस्तक का निचोड़ आपको मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपको काम देने वाली है राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक वनपाल वन रक्षक। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन निचोड़ है। बस मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे विवरण दिया है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो राजस्थान में सर्वप्रथम कन्या वध अगर नाम आए कभी भी कन्या वध, तो कैसे कन्या कैसे कोट्टा, कै वाला कॉम्बिनेशन रखना। कन्या वध जब भी आ जाए तो कोट्टा उत्तर आएगा। कोट्टा ने 1833 ईस्वी में सर्वप्रथम, उस समय कोट्टा के शासक थे राम सिंह। राम सिंह के समय सर्वप्रथम राजस्थान में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह और निषेध कानून का, यानी जिसका कोई मेल ही नहीं है वो विवाह कर लेते थे पहले। तो अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? किसने? अलवर रियासत ने। तो याद रखना 10 दिसंबर 1903 को बनाया। किसने? अलवर ने। इस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? डाकन प्रथा को सबसे पहले ध्यान रखना, उदयपुर में डाकन प्रथा को, यानी कह सकते हैं मेवाड़ में सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया। और कब किया गया? 1853 में। उस समय यहाँ के शासक थे, यानी मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह ने किया था। और किसके परामर्श से? उस समय ईडन थे यहाँ पे अधिकारी, ईडन के प्रयासों से स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा को सर्वप्रथम राजस्थान में गैर कानूनी घोषित किया 1853 में। अक्सर पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? किसके प्रयासों से? और ये बिल्कुल आप जानते हो कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग हमारे वायसराय थे। और इन्हीं वायसराय ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में भारत में सती प्रथा पर रोक लगा था। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अक्सर सती प्रथा का जब भी कोई मामला आता है तो राजा राम मोहन राय को याद किया जाता है। जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? इंपॉर्टेंट है। कई बार आप कहते थे ना कि क्वेश्चन पेपर में ये पता नहीं कहां से आ गया, हमें तो कहीं नहीं मिला। वो क्वेश्चन इन आरबीएससी की बुक है ना, जो राजस्थान बोर्ड की बुक है आरबीएससी, यानी अब जैसे क्लास 10 चल रही है तो 12 तक हम क्लियर करेंगे, कक्षा 12 तक की। तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1844। ये ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ, 1842 में। दो ऑप्शन आगे क्या, यहां कर दो 1844, कर दो 1844 में। देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब की गई? देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब की गई? तो 2 जुलाई 1877 में। कब? 2 जुलाई 1877 में। इसकी जानकारी वीर विनोद श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ से मिलती है। वाल्टर कर्त हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई? वाल्टर कर्त देश हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 10 मार्च 1888 को वाल्टर कर्त हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक हुई थी। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की? ध्यान रखना, स्वामी सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए विवेकानंद जी ने जो विशेष यात्रा की थी वो सितंबर 1891 में की थी। और विवेकानंद का नाम आता है तो आपको याद होगा, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। और ये बात उस समय वो कह के गए थे और आज भी ये सत्य प्रमाणित होती है कि जब तक मंजिल न मिले तब तक रुकना नहीं है, धैर्य रखना है, निराशा नहीं करनी और मेहनत करनी है। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। विवेकानंद की ये बात आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद जी 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में भी भाग लेते हैं, वही स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो क्वेश्चन कुछ आपको नए भी देखने को मिलेंगे, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। प्रतापगढ़ में सती प्रथा को गैर कानूनी कब माना गया?
प्रतापगढ़ रियासत में सती प्रथा को गैर कानूनी कब माना गया? तो 1846 में। उसके बाद 1848 में जोधपुर और कोटा के अंदर। 1860 में सती प्रथा को गैर कानूनी किस रियासत में माना गया? 1860 ईस्वी की बात है। सती प्रथा को गैर कानूनी, क्योंकि 1829 से काम स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे जो रियासतों के राजा थे वो भी मानने लगे कि सती प्रथा वास्तव में एक सामाजिक कुप्रथा को बढ़ावा देने वाला है। तो गैर कानूनी जो 1800 माना गया, वो माना गया किसके द्वारा? मेवाड़ के द्वारा। और ये मेवाड़ यानी डूंगरपुर के द्वारा। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय ने सती प्रथा को गैर कानूनी कब माना गया? हमारी राजस्थान हाई कोर्ट, और याद रखना अभी नए राजस्थान हाई कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके अकील कुरैशी। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने सती प्रथा को गैर कानूनी कब माना? तो 1987 को माना था। अंतिम मामला सती का ये आता है सीकर जिले के अंदर। तो इसके बाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि पूर्ण रूप से गैर कानूनी मान दिया, सितंबर 1987 को। 1839 में किस रियासत के महाराजा ने कन्यावध रोकने के लिए कोड ऑफ रूल बनाया? कोड ऑफ, एक नियमों का एक कोड बना दिया। तो किस रियासत ने, और किसको रोकने के लिए? कन्यावध को रोकने के लिए। तो ये जोधपुर रियासत ने 1839 में लागू किया था कोड ऑफ रूल। जोधपुर रियासत ने 1839 में। अंग्रेजों द्वारा किस चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया? अंग्रेजों के द्वारा कौन सी चार्टर, उनके अधिनियम थे ना, बहुत सारे अधिनियम थे, तो उस किस अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त किया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम जो आया था, उसके तहत अंग्रेजों के द्वारा दास प्रथा को बंद कर दिया। और सबसे पहले राजस्थान में इसकी शुरुआत जोधपुर से हुई। सर्वप्रथम डाकन प्रथा को 1853 में गैर कानूनी किसने घोषित किया? यह क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। सर्वप्रथम डाकन प्रथा को 1853 में गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो वो थी मेवाड़ रियासत, और यहाँ के शासक उस समय थे स्वरूप सिंह, क्योंकि 1857 की क्रांति के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। 10 मार्च 1888 को एजीजी वाल्टर ने देश हितकारिणी सभा का प्रथम सम्मेलन कहां बुलाया? 10 मार्च 1888 को एजीजी वाल्टर ने देश हितकारिणी सभा का प्रथम सम्मेलन कहां बुलाया था? तो इन्होंने अजमेर में बुलाया था, और इसमें 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देशी शिक्षा में जैनियों के शिक्षण संस्थानों को क्या कहा जाता था? देशी शिक्षा जो स्पेशल जैन धर्म की शिक्षा होती थी, उसमें जैन जो होते थे, जैनियों को शिक्षण, जैनियों की जो शिक्षण संस्थान होती थी, उसको क्या कहा जाता था? उपासना कहा जाता था। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम आपको मिलेगा। उपासना, जो जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने वाले जो शिक्षण संस्थान थे, उनको उपासना कहा जाता था। राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहां खोला गया? राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहां खोला गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर के अंदर विधि कॉलेज खोला गया था। एक भोपाल नोबल्स का एक रूल संस्था थी, उसके द्वारा। वर्तमान में पूछे राजस्थान का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहां पे? विधि विश्वविद्यालय पूछे तो वो जोधपुर के अंदर, ये कॉलेज है वो उदयपुर में खुला था। सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? तो उत्तर आ जाएगा कृषि तकनीक से। कृषि तकनीक का मतलब क्या है? विद्यार्थियों को यहाँ इस प्रकार शिक्षा दी जाती थी कि उन्हें बागवानी, सब्जी, अनाज वगैरह करवाने की जो खेती होती थी, वो शिक्षा दी जाती थी। वुड डिस्पैच कब आया? वुड डिस्पैच कब आया? तो ये 1854 में आया था। कब? अक्टूबर, ठीक है। वुड डिस्पैच कब आया? 1935 में, सॉरी, वुड डिस्पैच आया था 1854 में आया था, ये सही है। वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब किया गया? वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब किया गया? 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1935 में वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के अंदर स्थित है, अपने राजस्थान के निवाई टोंक के अंदर स्थित है, और बालिका शिक्षा के संदर्भ में लगातार प्रगति कर रहा है ये राजस्थान में। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? लॉर्ड मेयो, मेयो कॉलेज का नाम सुना होगा। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। लॉर्ड मेयो उस समय वायसराय थे। उनकी हत्या कहाँ की गई थी? याद रखना, उनकी हत्या अंडमान में की गई थी। अंडमान निकोबार में लॉर्ड मेयो की हत्या की गई। मेयो कॉलेज में प्रथम सत्र का प्रारंभ कब हुआ? जो सत्र चलता है ना, तो मेयो कॉलेज जो अजमेर में था, उसका प्रथम सत्र 1875-76 में इसकी शुरुआत होती है। कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की थी? कंपनी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की थी? 1835 में दी थी। टोंक रियासत में मुस्लिम कन्याओं के लिए स्कूल कब बने?
टोंक जो रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, उसमें मुस्लिम कन्याओं के लिए स्कूल कब बने? 1885 में। देखो तथ्य मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चन लेके आया हूं कि अपने आप ये तथ्य ही है अपने आप में सारे क्वेश्चन। मशीनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ? मशीनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 1861 में। 1987 में हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना की गई। यह किस रियासत में आता है? देखो, हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना 1987 में हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा की गई। किस रियासत में आता है? तो हटुंडी जो क्षेत्र है वो अजमेर के अंदर आता है। हटुंडी स्थान कहाँ पे? अजमेर में। 1947 में जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज किसके द्वारा खोला गया? 1947 के अंदर जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज किसके द्वारा खोला गया? तो उसमें शासक थे मानसिंह द्वितीय। कौन थे? मानसिंह द्वितीय थे। उन्होंने सवाई मानसिंह यानी जिसको कहते हैं ना एसएमएस हॉस्पिटल भी है, एसएमएस स्टेडियम भी है। निम्न में से कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है? देखो, आरबीएससी की 10 की जो क्लास है, जो बुक है, उसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सब कॉम्बिनेशन है, वो सारा ही लेके आए। मैं जितना कॉम्बिनेशन है सारा ही दे दिया मैंने। और क्वेश्चन आएगा देख लेना, ये वीडियो आप देख लेना, इनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में आ जाते हैं। और कांस्टेबल तो ग्राम सेवक में देख लेना। कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है? देखो, खड़ीन, झील, जालरा, खाई। तो ये खड़ीन भी है, झील भी है, जालरा भी है, खाई नहीं है। खाई कोई परंपरागत जल स्रोत नहीं है, तो खाई सीधी खाई होती है। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में काला सागर तालाब स्थित है। सांबर झील किस जिले में स्थित है? सांबर झील तो जाहिर सी बात है जयपुर में। वैसे ये सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर 3 जिलों में फैली है, लेकिन सर्वाधिक भाग जयपुर के अंदर है, इसलिए जयपुर में इसको माना जाता है। इसमें 4 नदियों का पानी आकर गिरता है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। 4 नदियों का पानी आकर गिरता है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और राजस्थान का, पूरे भारत का राजस्थान में 8.7% नमक उत्पादित होता है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी अब्बानेरी दौसा में है। जो हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है ना, वहां पे चांद बावड़ी के पास विष्णु भगवान के मंदिर भी है इसके ऊपर। खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? ये खड़ीन जो जैसलमेर में आपको मिलते हैं, खास करके जैसलमेर में मिलते हैं खड़ीन, खड़ीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन का आविष्कार किया था। नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? नाड़ी, नाड़ी, टोबार, ये तालाब और ये सारी परंपरागत क्या है कि जल संरक्षण की विधियां हैं। तो नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? नाड़ी ये समझने मत लेना, नब्ज मत समझ लेना कि शरीर की नाड़ी आ गई, वो नाड़ी नहीं है, जल परंपरागत जल स्रोत है। तो सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना, सर्वप्रथम राव जोधा ने, जो मारवाड़ के शासक राव जोधा थे, उन्होंने सर्वप्रथम नाड़ी बनाने के काम शुरू किए थे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? क्या पालीवाल ब्राह्मणों ने? नहीं, इसरत खड़ी ने करवाई, राव जोधा ने नाड़ी। तो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, गुजरात में है। महामंदिर झालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? महामंदिर झालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जाहिर सी बात है जोधपुर में। ये नाथ संप्रदाय का महामंदिर है, जिसका निर्माण मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। भारत पाकिस्तान सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? भारत पाकिस्तान सीमा पर जालरा, कुई व बेरी, टांका या खड़ी। भारत और पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा है उस पे सबसे ज्यादा कुई या बेरी देखने को मिलती है। हेमावास, दंतेवाड़ा, मुथाना तालाब किस जिले में? देखो, हेमावास नाम सुना आपने, दंतेवाड़ा मुथाना नहीं सुना, लेकिन हेमावास सुना, इससे हिंट मिल गया कि हेमावास कहाँ पे है? पाली में है। बागोलिया तालाब किस जिले में है? बागोलिया, ये नए नए है, पेपर में आगे ना तो ढूंढते फिरोगे कहां से आगे। ये आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन की बुक में दिए हुए हैं, और सारे लेके आ गया मैं, सारे देख लेना। उदयपुर में है बागोलिया तालाब, कहाँ पे है? उदयपुर में। मुरलिया सेना पानी का तालाब किस जिले में है? मुरलिया सेना पानी का तालाब किस जिले में है? ये कहाँ पे है? यह चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में मुरलिया सेना पानी का तालाब। जाजली, सांकथली, तेज सागर तालाब किस जिले में है? जाजली, सांकथली, तेज सागर तालाब किस जिले में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। गढ़सी सागर तालाब किस जिले में है? गढ़सी सर तो नाम सुना, ये पेपर में आते रहता है। गढ़सी सर कहाँ पे है? जैसलमेर में। एक और बता देता हूँ, जो विद्यार्थी भी राजस्थान पुलिस की, ग्राम सेवक की, वनपाल, वन रक्षक की और जेवीएनएल की जो अभी बिजली बोर्ड का पेपर होने वाला है, अगर कोई विद्यार्थी
तैयारी कर रहा है, हमारा स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध है 2020 और 2021 का अक्टूबर तक। कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो उसके लिए हमारा 100 रुपये पे चार्ज रहेगा, क्योंकि हर एक वीडियो पीडीएफ आपको फ्री देते हैं, लेकिन ये हमारे 100 रुपये चार्ज है। 8094496272 इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। अगर कोई विद्यार्थी पीडीएफ खरीदना चाहता है तो 100 रुपये पे कीजिए, और इसी नंबर पे व्हाट्सअप सेवा उपलब्ध है। इसी व्हाट्सएप पे आपको 2020-21 का करंट मिलेगा, उसके साथ राजस्थान की जितनी भी योजना है, पुरस्कार है, कोई खेल है, ये भी आपको इसमें उपलब्ध होंगे। तो अच्छे तरीके से इनको पढ़ सकते हो, आप प्रिंट निकाल सकते हो। अगर प्रिंट नहीं निकाल सकते हो तो सीधा भी आपको स्लाइड के रूप में व्हाट्सएप पे तुरंत मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत खास है आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है? कौन सी झील है उदयपुर में स्थित नहीं? देखो, फतेह सागर है, पिछोला है, उदय सागर है, लेकिन छापरवाड़ा नहीं है। कौन सी नहीं है? छापरवाड़ा, क्योंकि छापरवाड़ा कहाँ पे? जयपुर में। उदय सागर झील, पिछोला झील, फतेह सागर ये उदयपुर में है। केप सागर व सोम कमला अंबा किस जिले में है? सोम कमला अंबा परियोजना जो सोम नदी पर है, डूंगरपुर में। और केप सागर जिसके किनारे भील कालीबाई की छतरी बनी हुई है, स्मारक बना हुआ है, डूंगरपुर में है। मोती झील को किस शहर की जीवन रेखा कहते हैं? मोती झील, तो मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा, लाइफ लाइन कहते हैं। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा मरु भाषा है। मरु भाषा को क्या कहा जाता है? मरु भाषा को क्या कहा जाता है? प्राकृतक, मरुवाणी या मारवाड़ी, पिंगल या अपभ्रंश? ध्यान रखना, मरु भाषा को मारवाड़ी या मरुवाणी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान की मानक भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, और सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में मारवाड़ी बोलते हैं। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? राजस्थानी भाषा का अगर कोई सबसे समृद्ध स्वर्णिम साहित्य कहलाता है तो वो चारण साहित्य कहलाता है। कौन सा? चारण। उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की थी? उद्योतन सूरी ने कुल्यमाला ग्रंथ की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई ने की थी, वंश भास्कर की सूर्यमल मिश्र ने की थी, और वीर विनोद की श्यामल दास ने। और उद्योतन सूरी ने कुल्यमाला की। सूर्यमल मिश्र ने किसकी रचना की थी? क्वेश्चन आ गया। अब ये तो कह रहा हूं कि तथ्य आपको बताने की जरूरत नहीं, अपने आप क्वेश्चन मैंने सारे बना दिए, छोड़े नहीं, ताकि हर एक हिंट आपको मिल जाए। तो वंश भास्कर। श्यामल दास ने किसकी रचना की? सारे क्वेश्चन आ गए। तो श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की थी। शुक्र नीति में कितने प्रकार के द्रुग बताए गए? देखो, शुक्र नीति कहते हैं कि 9 प्रकार के द्रुग। कितने? 9 प्रकार के द्रुग। और कौटिल्य बताता है कि 4 प्रकार के द्रुग, जैसे गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, एरण दुर्ग है, ठीक है, ओदक दुर्ग है। ये दुर्ग है इस प्रकार के 9 प्रकार के अलग अलग। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अरबी फारसी शोध संस्थान है, वो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, टोंक के अंदर स्थित है। कहाँ पे? टोंक। अच्छा, ऑप्शन नहीं आया इसके अंदर, तो यहाँ शेखावटी की जगह टोंक कर लेना, ठीक है। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के अंदर है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। किस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर करवाया? देखो, किंवदंती है, ठीक है, प्रचलन में है किंवदंती। कहने की बात है कि किस झील का निर्माण देवताओं ने करवाया था? अपने नाखूनों से खोद कर नक्की झील का निर्माण करवाया था। किसका? नक्की झील। और भूगोल किंवदंती है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी था, इसलिए इसको करेक्टर झील भी कहते हैं। और ये झील है कहाँ पे? सिरोही जिले के अंदर है, और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। खासियत, इसके किनारे नन्नरोक, टोडरोक, हाथी गुफा, इसके अलावा रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है, हनीमन पॉइंट, रामसर पॉइंट, ये सारे स्थित है। और ग्रासिया जो जनजाति है ना, वो अपने जो पूर्वज है उनकी अस्थियां विसर्जित करते हैं यहाँ पे। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर दीवान शाह की दरगाह है। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी स्थित है, और रानी जी की बावड़ी का निर्माण जो करवाया था वो अनिरुद्ध सिंह की जो पत्नी थी नाथावती ने करवाया था। और बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है, वो कहाँ स्थित है? तो डुंडलोद झुंझुनू के अंदर स्थित है। कहाँ पे? डुंडलोद झुंझुनू में। कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बाकी मैंने आपको इनमें से 50 क्वेश्चन शाम 9 बजे इस समय जो क्लास आती है ना उसमें दे दी। कहाँ की हवेलियां अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी। भित्ति चित्र क्या होता है? दीवारों पर जो चित्र होते हैं। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर मंदिर है? टेम्पल
टेम्पल किसको, मंदिर को, रेड्स यानी चूहा, तो चूहों का मंदिर कौन सा है, करणी माता का मंदिर है। और ये है कहाँ पे, ये पेपर में पूछा जाता है स्थान, देशनोक, बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, राजस्थान का जो खजुराहो है ना वो कहते हैं किराड़ू मंदिर, और ये किराड़ू मंदिर कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है। नाकोड़ा पर्वत पर बाड़मेर में किराड़ू मंदिर है, इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो ये याद रखना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, 1956 में। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना बीकानेर में कब हुई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पे, बीकानेर में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी राज्य अभिलेखागार की वो 1955 में हुई। जोधपुर में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई, अब दो क्वेश्चन बन गए, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पे है, जोधपुर में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, अभिलेखागार और इन दोनों की हुई थी। इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो आरएस का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान संस्कृति साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, राजस्थान संस्कृति साहित्य अकादमी, तो जाहिर सी बात है बीकानेर के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन अभी आरएस के अंदर आया था। जयपुर में इसरलाट का निर्माण किसने करवाया था, जयपुर में इसरलाट यानी जिसको कहते थे सरगासुली, ईश्वरी सिंह ने करवाया था, और इसी इसरलाट से 1750 में कूदकर आत्महत्या भी ईश्वरी सिंह मराठों से तंग आकर करते हैं। उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर बनवाया था, अभी आपने रीट में क्वेश्चन देखा था, सीधा दे दिया उसने कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील। अब बात यहाँ पे है कि उदयपुर में स्थित है, इसे डेबर झील भी कहते हैं, इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था गोमती नदी के पानी को रोककर, किसको, गोमती नदी के पानी को रोककर। इस पे 7 टापू है, सबसे बड़ा टापू है उसको कहते हैं बाबा का बांगड़ा, और सबसे छोटा है उसको कहते हैं प्यारी, और इसके पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है, ये भी ध्यान रखना। ताराचंद रुइया की हवेली किस जिले में स्थित है, ताराचंद रुइया की हवेली सीकर में, ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पे है, सीकर में। सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है, महनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली स्थित है। ये क्वेश्चन सीधे आते हैं, सीधे सीधे पेपर में आते हैं, कोई ज्यादा इनका कुछ नहीं पूछा जाता, और विद्यार्थी इनमें कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बहुत सारी हवेलियां, शेखावटी जो क्षेत्र है वो हवेलियों के लिए जाना जाता है। चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली कहाँ स्थित है, चार चौक की हवेली और चेतराम, यानी बड़े बड़े सेठ साहूकार होते थे, उन्होंने इन हवेलियों का निर्माण करवाया था अपनी अपनी, उनके पास खूब पैसा होता है, खूब पैसा था और खूब पैसा लगाया, तो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है, पर्यटक की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चार चौक की हवेली और चेतराम की जो हवेली है वो कहाँ स्थित है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ स्थित है, नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू के अंदर स्थित है। बछावतों की हवेली कहाँ स्थित है, और बीकानेर भी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, बछावतों की हवेली वो बीकानेर के अंदर स्थित है। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली काफी चर्चा में है, अभी क्वेश्चन आया शायद इसमें कॉलेज लेक्चरर में, शायद क्वेश्चन आया था, पता नहीं एसआई में आया था, क्वेश्चन आया था सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, सीधा सीधा जैसलमेर। कबीर शाह की दरगाह किस जिले में है, कबीर शाह की दरगाह कैसे कबीर कैसे करौली। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है, अब्दुल्ला अजमेर में है, अब्दुल्ला 2.5 दिन का झोंपड़ा, ख्वाजा साहब की दरगाह और अब्दुल्ला खां का मकबरा सारे अजमेर में। मिठे शाह की दरगाह किस, ये भी चर्चा में है, मिठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है, कहाँ पे, गागरोन में। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है, शक्कर पीर बाबा नरहड़ झुंझुनू के अंदर स्थित है, नरहड़ झुंझुनू में, और इन्हें नरहड़ के पीर कहते हैं, किसको, शक्कर पीर बाबा को। मुसी महारानी की छतरी किस जिले में, बहुत ही आसान, मुसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण राजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था, अलवर के अंदर स्थित है। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, ओसिया के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था, एक शासक आया था गुर्जर प्रतिहार का वत्सराज। ओसिया जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, भुवनेश्वर कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसिया को। और यहाँ के जैन मंदिर, खास करके सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, गुर्जर प्रतिहार शासक आए थे वत्सराज, इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर पहला ऐसा मंदिर है जिस पर निर्माण तिथि अंकित है, ये किस जिले में है, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर पहला ऐसा मंदिर है जिस पर निर्माण तिथि अंकित, सबसे पुराना मंदिर है
यानी इसके बाद की कोई तिथि मंदिर की नहीं मिली है, यानी 689 ईस्वी मिली है, इससे पुराना मंदिर नहीं मिला। तो यानी राजस्थान में शीतलेश्वर महादेव का मंदिर पहला ऐसा मंदिर है जिस पर निर्माण तिथि अंकित सबसे पुराना मंदिर है, वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। राई का बाग पैलेस कहाँ है? जहां स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में बैठकर राजा जसवंत सिंह को उपदेश दिए थे। ये राजा जसवंत सिंह द्वितीय है, इसको उपदेश दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में। ये राई का बाग कहाँ पे? जोधपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है राई का बाग। इसका निर्माण 1663 में एक जसवंत सिंह की पत्नी थी, हाड़ी हाड़ी रानी थी, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1883 में। ठीक है, ये राजा जसवंत सिंह अपने एक पासवान थी, एक वेश्या पासवान थी नन्नी जान, उसके चक्कर में क्या है कि अपने राज्य साम्राज्य को भूल गया था। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि सब चीजों को छोड़ो और काम करो, अपने साम्राज्य पे ध्यान दो। तब इसकी जो पासवान होती है, जो वेश्या होती है, वो प्रेमिका नन्नी जान को गुस्सा आता है और वो दयानंद सरस्वती को जहर दे देती है, जोधपुर में जहर देती है। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती अजमेर पहुंचते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। वही स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने नारा दिया था वेदों की और लौट चलो और आर्य समाज की स्थापना की थी। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। हवा महल बहुत चर्चा में अभी, जयपुर का हवा महल, और इसका निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखना 5 मंजिला है, हवा महल 5 मंजिला है। एक और याद रखना, इसके शिल्पी पूछ लेते हैं तो लालचंद इसके शिल्पी हैं। किन महिलाओं के, ये महिला नहीं है, गलत हो गया यहाँ पे, पहले भी मैंने आपको बताया था महल है, ये मात्रा लगी। किन महिलाओं के बारे में फर्ग्यूसन ने लिखा कि राजपुताने, फर्ग्यूसन एक इतिहासकार था, कि राजपुताने का सबसे बड़ा महल और लंदन के विंडसर महल की तरह विशाल है? किन महलों के बारे में इतिहासकार फर्ग्यूसन ने लिखा कि राजपुतानों का यह सबसे बड़ा महल है और लंदन के विंडसर महल की तरह विशाल है? तो ये उदयपुर के महल है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण राजा सूरजमल ने कब करवाया? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का जो किला है, मिट्टी का किला है जिसे कभी अंग्रेज जीत नहीं पाए थे, उसका निर्माण राजा सूरजमल ने 1733 में करवाया। इस दुर्ग को कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है, कुमठ दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना होगा आपने नाम। इस दुर्ग को कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है। तो सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर के अंदर है, हल्देश्वर पहाड़ी पे बना हुआ है, उसे कहते हैं कुमठ दुर्ग। इसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, और दूसरा कहा जाता है इसे जालोर दुर्ग की कुंजी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि हर रोज आपको क्लासें लगातार मिलती जा रही है। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की जो उत्तरी सीमा है उसका प्रहरी बटनेर दुर्ग को कहा जाता है। किसको? बटनेर। ये घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी किनारे हनुमानगढ़ में। इसकी खासियत ध्यान रखना, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। और यहाँ पे जब तैमूर लंग ने इस पे आक्रमण किया था, किसने? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, तो यहाँ पर जितने भी हिंदू और मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने जोहर किया था। इसलिए राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां हिंदुओं के साथ महिला, मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के किन 2 जिलों में स्थित है? ये देखिए, तारागढ़ राजस्थान में 2 दुर्ग है ना? किस किस जिले में? एक तो अजमेर में है, दूसरा कहाँ पे है? तो दूसरा बूंदी में है, 2 है। एक शेरगढ़ दुर्ग भी राजस्थान में 2 है, शेरगढ़ एक बारां में है, एक धौलपुर में है। वर्तमान में राजस्थान के ऐसे 2 दुर्ग जिनमें लोग निवास करते हैं, वर्तमान में राजस्थान के ऐसे 2 दुर्ग जिसमें लोग अब वर्तमान में निवास करते हैं। वर्तमान के 2 दुर्गों की बात करें, एक तो चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, एक जैसलमेर, यानी कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? लिविंग फोर्ट। इस दुर्ग के अंदर जयबाण तोप रखी हुई है, जयबाण तोप। ये 3 चीजें याद रखना, पेपर में विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, एक तो नाहरगढ़ दुर्ग को लेकर, एक जयगढ़ दुर्ग को लेकर, जयगढ़ दुर्ग को लेकर, एक ये जयबाण तोप को लेकर। 3 चीजें याद रखना। देखो, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण तो करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और इस जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप रखवाई थी, तोप का निर्माण करवाया था वो स्वाई जयसिंह ने करवाया था, ये याद रखना। और ये नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण स्वाई जयसिंह ने करवाया था। और इस नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण स्वाई माधो सिंह ने करवाया था। तो ये कंफ्यूज मत होना, इनके दिमाग में क्या है, उल्टे सीधे आ जाते हैं, समझ में नहीं आता और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जयबाण तोप है जयगढ़ दुर्ग में, और ये जयगढ़ दुर्ग ध्यान रखना इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो काली सिंध और आहू, काली सिंध की सहायक नदी है आहू, तो इनका जो संगम होता है वो गागरोन में होता है, गागरोन दुर्ग है, झालावाड़ में जल दुर्ग की श्रेणी का है। किस दुर्ग का शिल्पी मंडन था? ये तो हमें आप पता ही है कि किस दुर्ग का, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है वो मंडन था। किस दुर्ग का शिल्पी मंडन
तो कुंभलगढ़, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। और इसपे जो एक लंबी दीवार है 36 किलोमीटर, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर की 3 वर्ष तक रहने के कारण कौन सा दुर्ग सलीम महल भी कहलाता है? यानी मुगल सम्राट जहांगीर, मैं आपको बता देता हूँ, जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठे थे और 1627 में इनकी मृत्यु हुई थी। 3 साल ये बीच में एक दुर्ग में रहे थे, अलवर दुर्ग में, जिसे बाला किला भी कहते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? सलीम महल। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कितना आसान क्वेश्चन है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। इसकी खासियत याद रखना, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है, राजस्थान का पहला। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है, बोलते हैं ना, केवलादेव घना पक्षी विहार। ये घना इसका नाम है। घना पक्षी है क्योंकि आप पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, बहुत सारे विदेशी पक्षी भी आते हैं, ये घना हो गया। केवलादेव क्योंकि यहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इसलिए केवलादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी जब खासियत याद रखो तो ये अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है। और तीसरी ध्यान रखना, ये रामसर साइट में भी संरक्षित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जिसका क्षेत्र भला 3162 वर्ग किलोमीटर है। यह 1900 वर्ग किलोमीटर तो जैसलमेर में है और 1262 किलोमीटर ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए ग्रीन प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काला हिरण किस अभयारण्य में मिलता है? ये तो आपको जानते हो, काला हिरण का नाम आए ताल छापर चूरू, द्रोणाचार्य की भूमि भी इसको कहते हैं। घड़ियाल किस अभयारण्य में मिलता है? तो घड़ियाल, चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पे है? चंबल नदी में, कोटा के अंदर स्थित है। ये सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में है, ताल छापर चूरू में है, सीता माता प्रतापगढ़ में है। माचिया सफारी पार्क किस जिले में? कितना क्वेश्चन आसान है। बायोलॉजिकल पार्क है, मारवाड़ का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है और ये जोधपुर के अंदर स्थित है। बंद बरेठा अभयारण्य किस जिले में है? बंद बरेठा जो अभयारण्य है वो भरतपुर के अंदर स्थित है। भालुओं का पहला अभयारण्य बनाने की घोषणा जुलाई 2010 में किसके लिए की गई? तो भालुओं का पहला अभयारण्य सुंदा माता हिनमाल जालोर के अंदर भालुओं का प्रथम अभयारण्य बना था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आरबीएससी की बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको दे रहा हूँ। हमारी ग्राम सेवक की क्लास भी चल रही है, ग्राम सेवक की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे बड़ी मुहिम हमने स्टार्ट किया है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक तीनों का कॉम्बिनेशन बिठाया है। कल वीडियो आएगा, एक पहले वीडियो आ चुका है, दूसरा वीडियो फिर आएगा। बस प्ले लिस्ट देखते रहना और नोटिफिकेशन आता रहे, ये ध्यान रखना, ताकि कोई भी वीडियो आए आप तक पता लगे। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1973 में। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3 है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? कोई विद्यार्थी कभी 4 कहता है, कभी 5 कहता है। तो राजस्थान में वर्तमान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव भरतपुर में, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, मुकुंदरा हिल्स कोटा में, उपयुक्त सभी, यानी कोटा, बाना, झालावाड़, ये अलग अलग फैला हुआ है। 3 ही है। चौथा, कुंभलगढ़ के लिए सरकार ने प्रस्ताव भेजा था लेकिन उसे कानून में मान्यता नहीं मिली, इसलिए 3 ही है, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी 4 मेरे को कमेंट करते हैं, तो 3 है वर्तमान में। टाइगर रिजर्व 4 बन गई। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाए जाते हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, वहां पे साइबेरियन सार्स आते हैं। और रणथंभौर टाइगर बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? अभी क्वेश्चन आया था, कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, जो प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता वन्य जीव अभयारण्य की खासियत है, हिमालय के बाद सबसे ज्यादा औषधियां और जैव विविधता अगर पाई जाती है तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में है। गोडावन किस अभयारण्य में पाई जाती है? हमारे राजस्थान का राज्य है पक्षी गोडावन, तो वो किसमें? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और इसमें तो आपको पता है सेवण घास पाई जाती है और सेवण घास में ये अंडे देती है, गोडावन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य कथन बताइए भी। केवलादेव भरतपुर जिले में है, आपको पता लग गया। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है, ये भी आपको पता है। घना के नाम से जाना जाता है, ये भी पता है। उपयुक्त सभी। 2 बातें और याद रखो, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये अभयारण्य है और रामसर साइट में इसको 1981 में घोषित किया गया। ये सारी बातें। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के बारे में सत्य बताओ। देखो, हर एक पहलू पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, जितना भी आरबीएससी की 10th क्लास की हमारा यानी राजस्थान अध्ययन की बुक में है।
इसे 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया, ये भी सही है। 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, ये भी सही है। केंद्र द्वारा बाघ परियोजना संचालित है, बिल्कुल उपयुक्त सभी, क्योंकि राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर है, दूसरी सरिस्का है, तीसरी मुकुंदरा हिल्स है, चौथी रामगढ़ विषधारी है और पांचवी फिर अभी मिलने तैयारी में है कोमलगढ़। तो 4 है वर्तमान में। भारतीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन संस्थान है वो देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों में फैला है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसको जल्द ही राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, इसलिए चर्चा में ये अभयारण्य है। राजसमंद, उदयपुर, पाली 3 जिलों में है। राजसमंद, उदयपुर, पाली, ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन पक्का आने वाले पेपरों में मिल सकता है आपको। राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? तो ये वर्तमान में पूछे 4 हो चुके हैं। कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। कंफ्यूज मत हो जाना, केवलादेव नहीं है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? राजस्थान में देश के कुल टोटल पशुधन का राजस्थान में 7% पाया जाता है और पूरे राजस्थान में, सॉरी पूरे भारत में सबसे ज्यादा पशुधन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा स्थान आता है राजस्थान का। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में पशुधन का योगदान, यानी राजस्थान की जो टोटल जीडीपी है ना, उसमें पशुओं का योगदान है 9%। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? तो पूरे देश का 40% अकेले राजस्थान में होता है, क्योंकि एक तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा बकरी है वो अपने राजस्थान में, ठीक है। भेड़ों के मामले में भी राजस्थान में ऊन खूब होती है, आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में है। थार पारकर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? बस याद ही रखना, थार को पार करना, इधर पाकिस्तान, इधर हमारा कौन सा? राजस्थान। तो ये थार है, इसके पास कौन सा आ जाता है? थार पार नस्ल की जो पाई जाती है वो बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर बाड़मेर में ज्यादा पाई जाती है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मलानी क्षेत्र में यहाँ खूब है। राजस्थान में 1951 में कितने पशु चिकित्सालय थे? 1951 में कह रहे कितने थे? 147 थे। राजस्थान में 2006 के अंत तक जिला दुग्ध संघों की संख्या कितनी थी? 2006 के अंत तक, ये आरपीएससी की बुक में दे रहा है, मैं भी बता रहा हूँ। राजस्थान में 2006 के अंत तक जिला दुग्ध संघों की संख्या कितनी थी? तो 16। भारत की मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? भारत की मेरिनो, अब पता ही है कि भारत की मेरिनो चोकला भेड़ को कहा जाता है। ये मेरिनो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में एक भेड़ है प्रजाति, भारत में कौन सी है? राजस्थान में चोकला भेड़ है, भारत की मेरिनो कहते हैं इस चोकला भेड़ को। राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित करवाए जाते हैं? ये देखिए, पशुपालन विभाग द्वारा 10 करवाए जाते हैं। वैसे राजस्थान में 50 के आसपास मेले लगते हैं, लेकिन पशुपालन विभाग जो करवाता है ना, वो राज्य स्तरीय 10 मेले आयोजित करवाता है, याद रखना। पशु विकास समाधान हेतु गोपाल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? पशु विकास समाधान हेतु गोपाल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1990-91 में। राजस्थान में सर्वाधिक किस नस्ल की भेड़ें पाई जाती है? तो सीधी सी बात है, राजस्थान में सबसे ज्यादा मारवाड़ी। मारवाड़ी की 2 चीजें ध्यान रखना, एक तो सबसे ज्यादा बोली बोली जाती है मारवाड़ी, और एक सर्वाधिक भेड़ है वो कौन सी नस्ल की है? वो भी मारवाड़ी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई? ये जो उद्योग वगैरह को ऋण देना और इनके विकास की योजना बनाना, सिडबी का लगभग काम होता है। तो अक्टूबर 1989 में। नाबार्ड की पूछे तो 1982 में। सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ स्थित है? सोडियम सल्फेट डिडवाना नागौर में, क्योंकि आपको पता है कि डिडवाना नागौर में क्या है कि सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट प्रकार का नमक निकलता है, इसलिए खाने योग्य तो है नहीं, तो वो चमड़ा उद्योग में और रंगाई छपाई में काम आता है, इसलिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट का कारखाना लगाया गया है। रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? अलग अलग जगहों पर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए दुबारी, उदयपुर। पानी के मीटर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता ही है, पानी के मीटर बनाने का जो कारखाना है वो जयपुर में स्थित है। जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? कला संस्कृति के क्वेश्चन आगे। जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट है वो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, जाजम, अकोला चित्तौड़गढ़। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर की। स्ट्रा बोर्ड का कारखाना स्थित है, स्ट्रा बोर्ड का कारखाना कोटा में स्थित है। म्यूर बीड़ी फैक्ट्री कहाँ स्थित है? म्यूर बीड़ी, सीधे सीधे पेपर में आएंगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो। म्यूर बीड़ी टोंक के अंदर, गंगा कारण है टोंक। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। ऑप्शन में देखो अगर नहीं है तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। वैसे
23 यानी 23 अप्रैल 1994 को, और पूरे भारत में 24 अप्रैल 1994 को हुआ था। ये भी ध्यान रखना, 23 अप्रैल 1994, और ऑप्शन में चॉइस है तो चॉइस आ गया। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1999 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनका जन्म दिवस आता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। पंचायती राज को 5 नए विषय कब प्रदान किए गए? पंचायती राज में 29 विषय है ना पंचायती राज में, तो पंचायती राज को 5 नए विषय कब प्रदान किए गए? और 11वीं अनुसूची है, आपको पता है, उसमें 5 जो विषय दिए गए वो 2 अक्टूबर 2010 को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। देखो, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने, फिर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। उसके बाद में अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या जोड़ दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, उक्त कथन किसका है? तो ये तो सीधी सी बात है, जब भी आत्माकार गांव का नाम आ जाए तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात आ जाती है। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी? तो ये कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। और आज एक खास दिन भी है, आपको पता है, 31 अक्टूबर है, एकता दिवस के रूप में बनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन हुआ था, और इसी दिन इंदिरा गांधी की मृत्यु भी हुई। ये भी ध्यान। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? पंचायती राज जो संस्था है उसको वित्तीय सहायता जाहिर सी बात है कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। और वर्तमान में हमारे राजस्थान में 1995 से लेकर अब 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह, पहले थे कृष्ण कुमार गोयल। और पंचायती राजों का जो चुनाव कराने का काम होता है वो राज्य चुनाव आयोग का होता है, ये याद रखना। राज्य चुनाव आयोग कोई लोकसभा विधानसभा के चुनाव नहीं करवाती, वो पूरे देश का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो करवाते हैं। राज्य चुनाव आयोग तो पंचायती राज के कराते हैं, राज्य वित्त आयोग पंचायती राज को वित्तीय सहायता प्रदान करने के काम आते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है? हर एक पहलू, हर एक क्वेश्चन मैंने दिया है, पूरी 10वीं क्लास की किताब को निचोड़ दिया, जितने भी है सारे दे दिए। तो वो चुनाव कौन करवाएगा? राज्य चुनाव आयोग। अब मुझे कमेंट करके बता देना, वित्त आयोग तो मैंने बता दिया, चुनाव आयोग बता देना मेरे को कौन है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अब आप सोचोगे कि मुझे नहीं पता, मुझे पता है। मैं तो आपको ये बता दूंगा कि वर्तमान में मुख्य अधिकारी कौन है, प्रवीण गुप्ता है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, अगर मेरा वीडियो हर रोज देखते हो, मैंने वीडियो दे दिया राजस्थान में कौन क्या, जल्दी भारत में कौन क्या मिल जाएगा। तो वर्तमान में राजस्थान के राज्य चुनाव मुख्य आयुक्त कौन है? रेल मंत्रालय ने 21 महिला स्पेशल ट्रेन किस नाम से चलाई है? हमारा जो रेल मंत्रालय देश का, उसने 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाई है, वो किस नाम से चलाई है? ये देखिए आरबीएससी की किताब में दे रखा है, शायद आपने पहली बार पढ़ा होगा, मातृभूमि नाम से। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? तो 26 अक्टूबर 2006 को। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 2007 से। 5 सूत्री महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 5 सूत्रीय एक महिला कार्यक्रम है जिसका नाम है शक्ति कार्यक्रम। कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 2011 किया गया। कब किया गया? 2011 में इसकी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री 7 सूत्री महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ये 7 सूत्रीय, देखो 7 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2009-10 में। और अभी आपने एक एग्जाम आया था स्टेनोग्राफर का, 21 मार्च 2021 को एग्जाम होता, उसमें क्वेश्चन आया था 7 सूत्री कार्यक्रम का संबंध है महिला कार्यक्रम से। 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ जननी सुरक्षा योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुई थी जननी सुरक्षा योजना, उसके बारे में सत्य कथन बताना। देखो, सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रसव होने पर ग्रामीण महिला को 1400 रुपए का चेक दिया जाता है। 14 नहीं है, 1400 का चेक है। आशा सहयोगिनियां नहीं हो तो वाहन खर्चे के लिए 300 अतिरिक्त दिए जाते हैं। बीपीएल महिला को घरेलू प्रसव के लिए 500 दिए जाते हैं। सभी सत्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी कब दी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी कब दी? तो ये 9 अप्रैल 1985 को। उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ? उपभोक्ता आंदोलन महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? 24 दिसंबर 1986 को। और वर्तमान में आपको पता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह 2019 ने स्थान ले लिया। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और आज का अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है, नापतोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? नापतोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? 1976 को पारित किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, इस 10वीं क्लास की किताब में 148 क्वेश्चनों का डाटा था, तो मैं आपको दे चुका हूं, पूरा निचोड़ है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, यहीं से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उससे बाहर मैंने कोई सब क्वेश्चन, हालांकि वैसे मैं बहुत सारे कोई नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैंने नहीं उठाए, जो मुख्य प्रश्न है और जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को मैंने उठा लिया। उससे पहले कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 7, 6 सब आपको दे दिया। सब आपको लगातार इस चैनल पे मिल रहा है। बस आप सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ये सारी चीजें आपके लिए, बस निरंतर अध्ययन करना जरूरी है, आपको अच्छी मेहनत करनी जरूरी है, तब आपको सफलता मिलेगी। बस एक बात ध्यान रखना, इर्द गिर्द आपको कुछ नहीं देखना है, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कर रही है, वो सब कुछ छोड़ के आपको समर्पण करना होगा। समर्पण करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। और मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।